दोस्तों, आप सभी ने इन तीनों बॉलीवुड एक्टर्स को कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जिनमें से एक ने गोलमाल और वहीं दूसरे ने कौवा बिरयानी और तीसरे ने 3 इडियट्स जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मगर अब ये तीनों किसी भी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? दोस्तों, इनमें से एक एक्टर ऐसा था जिसे रोहित शेट्टी ने दौड़ा दौड़ा कर मारा था, जिसकी वजह से उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया। वहीं दूसरा एक्टर ऐसा था जिसकी खुद की गलतियों की वजह से उसने खुद ही अपना पूरा बॉलीवुड करियर बर्बाद कर लिया। वहीं पर तीसरा एक्टर ऐसा था जिसका आमिर खान से 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग के दौरान झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया और वो इंडिया छोड़कर अमेरिका भाग गया। जानेंगे इन तीनों एक्टर्स की पूरी कहानी इसी वीडियो में। नंबर 1, साल 2009 खत्म होते होते एक फिल्म आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। उस फिल्म का नाम था 3 इडियट्स। इस फिल्म में एक किरदार ऐसा था जो तीनों दिग्गज अभिनेताओं पर भारी पड़ गया था। वह किरदार था चतुर रामलिंगम का, जिसे लोग साइलेंसर के नाम से भी जानते हैं। ये ओमी वैद्य की पहली फिल्म थी। चतुर की भूमिका को निभाने वाले ओमी वैद्य बॉलीवुड के उस समय एक बड़े टैलेंटेड कलाकार बनकर उभरे थे। हर ओर बस चतुर की कॉमेडी की चर्चा होने लगी। लोगों को लगा कि हिंदी फिल्मों में एक बड़े कॉमेडियन का उदय होने जा रहा है। फिल्मी विशेषज्ञों ने ये तक भविष्यवाणी कर दी थी कि वो एक नंबर 1 कॉमेडियन बनने वाले हैं। मगर फिर अचानक इस फिल्म के निकलने के 3 साल बाद वह फिल्मों से गायब हो गए। मगर इस कलाकार के साथ ऐसा क्या हुआ जो नंबर 1 कॉमेडियन बनने की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा? यह कलाकार महज 3 साल में बॉलीवुड से गायब हो गया। लेकिन क्या आमिर खान से झगड़ा होने की वजह से इन्हें फिल्में मिलने बंद हो गए थे, या ये नेपोटिज्म का शिकार हो गए थे? अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि चतुर रामलिंगम हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता था। यह सिर्फ एक फिल्मी नौटंकी नहीं थी बल्कि हकीकत थी, क्योंकि असल में ओमी वैद्य भारत में पैदा ही नहीं हुए थे और न ही यहाँ पले बढ़े थे। वह अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में 10 जनवरी 1982 को जन्मे थे। इनके पिता और भाई दोनों ही डॉक्टर थे। सबको लगता था कि ओमी भी बड़े होकर डॉक्टर ही बनेंगे, मगर उनकी मां चाहती थी कि उनका बेटा एक्टर बने। इसी वजह से मात्र 6 साल की उम्र में उन्होंने बेटे को अभिनय और नृत्य सिखाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे ओमी को भी अभिनय करके लोगों का मनोरंजन करना अच्छा लगने लगा। अभिनय का ऐसा शौक चढ़ा कि उन्होंने 9 साल की उम्र में अमेरिका के मराठी ग्रुप को ज्वाइन कर वहां नाटक करना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में वह लॉस एंजलिस हाई स्कूल के कला विभाग में पहुंच गए, जहां उन्होंने फिल्मों की बनने की जानकारी हासिल की। इसके बाद वह न्यूयॉर्क के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां से उन्होंने फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन सीखा। साल 2003 में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, मगर इन्हें जॉब में नहीं बल्कि अभिनय में रुचि थी। अमेरिका में अभिनय के काम की तलाश में उन्होंने कोशिश की तो उन्हें कुछ टीवी सीरियल में छोटे मोटे किरदार जरूर मिले, मगर अमेरिकी प्रोड्यूसर सिर्फ इंडियन किरदारों के लिए छोटे छोटे रोल ही देते थे। मजबूरी में ओमी उन किरदारों को निभा रहे थे, बस इस उम्मीद में कि शायद कभी किस्मत खुलेगी और एक बड़ा रोल मिलेगा। और फिर एक दिन किस्मत सच में खुल गई। असल में हुआ कुछ यूं कि मशहूर निर्माता विधु विनोद चोपड़ा 3 इडियट्स फिल्म बना रहे थे और उन्हें 3 मुख्य किरदारों के लिए कलाकारों की तलाश थी। आमिर खान को पहले ही फाइनल कर लिया गया था, बाकी 2 के लिए ऑडिशन चल रहे थे। ओमी का एक दोस्त जो फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखा करता था, पहले विधु विनोद चोपड़ा के साथ काम कर चुका था। एक दिन वह ओमी के पास आया और बोला, यार विधु एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं 3 इडियट्स, इसके लिए ऑडिशन चल रहे हैं, तुझे भी कोशिश करनी चाहिए। ओमी ये सुनकर हंस पड़े, क्योंकि उनकी हिंदी काफी कमजोर थी। उन्होंने कहा, मुझे हिंदी फिल्मों में कौन लेगा? लेकिन उन्हें भारत से लगाव था। बचपन में जब वे अपने परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर गोवा आते, तब मुंबई भी घूमा करते थे। दोस्त ने कहा, बस एक डेमो वीडियो भेज दे। ओमी ने डेमो वीडियो भेजकर इस बात को भूल गए। मगर कुछ महीनों बाद साल 2007 में अचानक डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के ऑफिस से कॉल ओमी के पास किया गया। संयोग से उन दिनों ओमी भारत में ही थे। उन्हें 3 इडियट्स के किरदारों के लिए ऑडिशन देने बुलाया गया। जब वे हिरानी के ऑफिस पहुंचे तो टूटी फूटी हिंदी में संवाद बोलना शुरू कर दिया। वहां मौजूद एक लड़की बार बार उनकी हिंदी को सुधारने के लिए टोक रही थी। कुछ ही मिनटों में उन्हें थैंक यू बोलकर जाने के लिए कह दिया गया। ओमी समझ गए कि वे ऑडिशन में फेल हो चुके हैं। मगर कुछ समय बाद उन्हें दोबारा कॉल आया और उन्हें फिर से ऑफिस बुलाया गया। इस बार उनसे एक डायलॉग बोलने को कहा गया। ओमी ने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मुन्ना भाई MBBS का एक सीन
अपने अंदाज में करके दिखाया और यहीं से उनकी किस्मत चमक उठी। आखिरकार साल 2008 में फाइनल कॉल आया, जिसमें उनकी मुलाकात सीधे फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी से हुई। हिरानी सीधे बोले, देखो ओमी, 3 इडियट्स के लिए कलाकार चुन लिए गए हैं, मगर तुमने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए इस फिल्म में एक नया किरदार लिखा जा रहा है जो फिल्म की जान होगा। बस तुम्हें यह रोल चाहिए तो 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, आज से हिंदी सीखनी बंद करनी होगी। दूसरी, हिंदी फिल्में नहीं देखोगे। और तीसरी, तुम्हें अपना वजन 6 किलो बढ़ाना होगा, लेकिन सीन शूट होते ही 6 हफ्तों में तेजी से वजन घटाना भी पड़ेगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म के बाद वाले हिस्से पहले शूट किए गए थे, जिसमें चतुर को अमेरिका से लौटे मोटे आदमी के रूप में दिखाया गया था। वहीं बाद में कॉलेज के सीन शूट किए गए, जहां चतुर एक छात्र के रूप में दिखाया गया था। खैर, ओमी की कुछ ही महीनों में शादी होने वाली थी, लेकिन इतना बड़ा ऑफर वे कैसे ठुकराते। उन्होंने तुरंत तीनों शर्तें मान ली और वजन बढ़ाने में लग गए। 6 किलो वजन बढ़ाया और शूटिंग शुरू हो गई। फिर कॉलेज वाले हिस्से की शूटिंग IIM बैंगलोर में हुई, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से वजन भी घटा लिया। फिल्म बन गई, लेकिन अब जानिए फिल्म के प्रीमियर के दिन क्या हुआ। साल था 2009। प्रीमियर के दिन आमिर खान, शर्मन जोशी और आर माधवन को तो सभी पहचान रहे थे, लेकिन ओमी वैद्य को कोई नहीं पूछ रहा था। वे चुपचाप एक कोने में खड़े थे। फिर फिल्म शुरू हुई। साइलेंसर बने ओमी वैद्य की टूटी फूटी हिंदी, खासतौर पर मंत्री जी की मौजूदगी में दिया गया उनका भाषण दर्शकों पर जादू कर गया। उनका अभिनय इतना प्रभावी था कि फिल्म खत्म होते ही ओमी 3 इडियट्स के मुख्य अभिनेताओं पर भारी पड़ गए। प्रीमियर खत्म होते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था तो कोई उनके साथ फोटो खिंचवा रहा था। फैंस ने उन्हें इतना घेर लिया कि बाथरूम तक जाने के लिए उन्हें आधा घंटा लग गया था। बॉलीवुड के नए स्टार कॉमेडियन का रातों रात उदय हो गया था। एक ही फिल्म ने चतुर रामलिंगम यानी ओमी वैद्य का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उनके फोन की घंटी दिन हो या रात बजती ही रहती थी। कोई बधाई देता तो कोई अपने शो में इंटरव्यू के लिए बुलाता। कास्टिंग एजेंट उनके पीछे भागने लगे। बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टियों के निमंत्रण आने लगे। बड़े अवार्ड फंक्शन में उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का खिताब मिलने लगा। फिल्म निर्माता भी उगते सूरज को सलाम करने लगे। प्रोड्यूसर अपनी अपनी फिल्में लेकर उनके पास पहुंचने लगे और मनचाही फीस देने को तैयार होते। ओमी को बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी। उन्हें लगा कि उनका बड़ा स्टार बनने का सपना सच हो गया है। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि ओमी वैद्य का पूरा करियर अचानक बर्बाद हो गया? असल में इसके पीछे उनकी नासमझी और एक गलत फैसला था, जिसने इस उभरते कॉमेडियन को डुबो दिया। 3 इडियट्स के सुपरहिट होने के बाद ओमी वैद्य को बड़े बजट की कई फिल्में ऑफर हुईं। फिल्म निर्माता उनकी उसी छवि को दोहराकर पैसा कमाना चाहते थे। ओमी बॉलीवुड में नए थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी छवि को सिर्फ एक फिल्मी फॉर्मूले के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें चतुर जैसे ही किरदार ऑफर हुए, लेकिन फीस बहुत मोटी थी और फिल्में भी बड़े सितारों के साथ थीं। अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ। ओमी ने मोटी फीस और सुपरस्टार्स को देखकर फिल्में साइन कर लीं, लेकिन अपने किरदारों पर ध्यान नहीं दिया। साल 2011 और 2012 में उनकी 4 फिल्में आईं। दिल तो बच्चा है जी, देसी बॉयज, प्लेयर्स और जोड़ी ब्रेकर्स। इनमें से एक फिल्म को छोड़ दें तो बाकी सभी फ्लॉप हो गईं, और जो थोड़ी बहुत चली उसका श्रेय भी बड़े सितारों को मिल गया। ओमी ने वही घिसे पिटे रोल करने शुरू कर दिए और उनके करियर पर बुरा असर पड़ने लगा। अब उन्हें समझ आया कि वे टाइप कास्ट हो रहे हैं। उन्होंने अब सोच समझकर फिल्में साइन करने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगातार 4 फ्लॉप फिल्मों ने उनके करियर को डुबो दिया। अब फिल्म निर्माता उन्हें पूछना भी बंद कर चुके थे। रातों रात स्टार बने ओमी वैद्य का करियर खत्म हो गया। जब काम नहीं मिला तो थक हार कर वे अमेरिका लौट गए। साल 2012 से 2017 तक वे फिल्मों से पूरी तरह गायब रहे। फिर साल 2017 में उन्होंने मिरर गेम नाम की बी ग्रेड फिल्म से वापसी करने की कोशिश की। फिर 2018 में वे ब्लैकमेल फिल्म में नजर आए, मगर ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं और बॉलीवुड में उनकी वापसी की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। वैसे साल 2009 में ही ओमी की शादी हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम मीनल पटेल है। दोनों के 2 बच्चे हैं। जब एक्टिंग करियर खत्म हो गया तो उन्होंने निर्देशन में हाथ आजमाने की कोशिश की। साल 2022 में वे एक मराठी फिल्म के निर्देशन के लिए पुणे भी आए थे। काश ओमी ने थोड़ा समझदारी दिखाई होती तो आज बॉलीवुड के पास एक बेहतरीन कॉमेडियन होता। नंबर 2,
दोस्तों, आपने इस एक्टर को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जिसने गोलमाल और 3 इडियट्स जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मगर अब ये किसी भी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या सचमुच रोहित शेट्टी ने इस एक्टर को गोलमाल के सेट पर दौड़ा दौड़ा कर मारा था और अपने मूवी से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से इस एक्टर को अपना घर चलाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थीं और छोटे मोटे थिएटर में काम करके अपना घर चलाना पड़ा था? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। दोस्तों, इस एक्टर का नाम है शर्मन जोशी। यह एक गुजराती ब्राह्मण परिवार से आते हैं। इसका जन्म 19 अप्रैल 1979 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। दोस्तों, इसके परिवार में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड और कलाकार लोग रहे हैं। ये 90s के लीजेंडरी विलन प्रेम चोपड़ा के दामाद है और आपने इस एक्ट्रेस को किसी न किसी टीवी सीरियल में देखा होगा। ये इनकी बुआ है और इनके पिताजी स्वर्गीय अरविंद जोशी, जो कि एक गुजराती थिएटर के एक मंझे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 120 से भी ज्यादा थिएटर में काम किया था और उनमें से कुछ को डायरेक्ट भी किया था। इनके छत्र छाया में मनोज कुमार और राजकुमार राव जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने भी काम किया है। शर्मन के ऊपर उनके पिताजी का प्रभाव बचपन से ही बहुत ही ज्यादा था। जहां उनकी उम्र के बच्चे उस समय स्कूल जाया करते थे, वहीं पर शर्मन स्कूल ना जाकर बल्कि अपने पिताजी के थिएटर को जाकर देखा करते थे। उन्होंने बचपन से ही अपने पिताजी को थिएटर परफॉर्म करते हुए देखा था। इस चीज में उनके पिताजी भी इनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। जब भी शर्मन के पिताजी कोई भी थिएटर परफॉर्म किया करते थे और उसमें किसी भी छोटे बच्चों का रोल करना होता था, तो फटाक से शर्मन जोशी को उस कैरेक्टर को करने के लिए कहा करते थे, जिसकी वजह से शर्मन छोटी सी उम्र में ही यह सीख गया था कि बड़े बड़े स्टेज पर काम कैसे किया जाता है, कैसे स्टेज पर काम किया जाता है ताकि लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। जहां लोग बॉलीवुड ज्वाइन करने के लिए थिएटर किया करते थे, वहीं शर्मन जोशी पैदा होते ही थिएटर करने लगे थे, जिसकी वजह से इनका नेचुरल एक्सप्रेशन, कैमरे पर किस तरीके से इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, इन सारी चीजों में यह बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो गए थे। इसके बाद ही इन्होंने एक ऑल द बेस्ट नाम का थिएटर किया था, जो कि उस समय गुजराती मंच पर बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, जिसके बाद इन्हें गुजराती यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इस शो को उनके चाचा प्रवीण जोशी ने डायरेक्ट किया था। थिएटर में कामयाबी देखने के बाद धीरे धीरे शर्मन बॉलीवुड की तरफ रुख करने लगे थे। उनकी पहली फिल्म थी सन 1999 में आई गॉड मदर मूवी। इस फिल्म में इनको एक छोटा सा साइड रोल मिला था, मगर ये मूवी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप होती है और शर्मन को कोई नोटिस भी नहीं करता है। फिर सन 2000 में आई लज्जा मूवी। ये मूवी भी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है और शर्मन को कोई भी नोटिस नहीं करता है। मगर सन 2001 में स्टाइल नाम की मूवी आती है, जो कि स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट किया करती थी और उनके बीच में ये मूवी इतनी ज्यादा सुपरहिट होती है कि उस समय सारे कॉलेज जाने वाले बच्चे शर्मन जोशी को पहचानने लगे थे। इस मूवी ने शर्मन को एक अलग पहचान दी थी। इस मूवी ने सन 2001 में 70 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके जस्ट बाद सन 2002 में इन्होंने कहा हो तुम मूवी में काम किया, मगर यह मूवी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। मगर सन 2003 में स्टाइल मूवी के इतने ज्यादा सक्सेस होने के बाद इस मूवी का सीक्वल आता है, जिसका नाम था एक्सक्यूज मी। जब यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो कॉलेज जाने वाले बच्चे पागल हो जाते हैं। जितने भी यंगस्टर्स होते हैं वह सारे इस मूवी को देखने जाते हैं और यह मूवी इतनी ज्यादा हिट होती है कि उस समय इस मूवी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू को टच किया था। इस मूवी की वजह से शर्मन का करियर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा था। उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक शादी नंबर 1, रंग दे बसंती जैसे फिल्मों में काम किया। ये मूवी फ्लॉप तो नहीं हुई, मगर बहुत ही ज्यादा सुपरहिट भी नहीं रही। मगर इन दोनों फिल्मों के बाद उनके करियर को बदलने वाली एक फिल्म आने वाली थी, जिसका नाम था गोलमाल। दोस्तों, इस फिल्म को रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे थे। जब यह मूवी डायरेक्ट हो रही थी तो किसी को भी नहीं पता था कि यह मूवी इतना ज्यादा सुपरहिट होगी। दोस्तों, उसी समय इस मूवी में अरशद वारसी, अजय देवगन और शर्मन जोशी जैसे कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया था और जैसे ही यह फिल्म रिलीज हुई, इन सारे एक्टर्स के पास मूवी की लाइन लग गई। इस मूवी ने उस समय 150 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसकी वजह से शर्मन जोशी के पास इतनी ज्यादा मूवीज आ गईं कि वह परेशान हो गए। उसके बाद बैक टू बैक लाइफ इन अ मेट्रो, ढोल, रकीब, हेलो, सॉरी भाई जैसे कई फिल्मों में इन्होंने काम किया, जिसमें से कुछ हिट रही तो कुछ फ्लॉप रही। मगर उसके बाद उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म, गोलमाल से भी बड़ी फिल्म यानी 3 इडियट्स की एंट्री हुई। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे राजकुमार हिरानी, जिन्होंने आमिर खान और
माधवन को तो सेलेक्ट कर लिया था, मगर उन्हें राजू रस्तोगी के कैरेक्टर के लिए एक परफेक्ट एक्टर नहीं मिला था। तभी किसी ने शर्मन जोशी का नाम सजेस्ट किया और राजकुमार हिरानी ने अगले दिन ही शर्मन जोशी को ऑडिशन देने के लिए बुला लिया। दोस्तों, राजू रस्तोगी के ऑडिशन और पुरानी फिल्मों को देखकर सेट पर जितने भी लोग थे वे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली राजकुमार हिरानी, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि राजू रस्तोगी का कैरेक्टर ऐसा था जिसको कैमरे पर बहुत ही अच्छे तरीके से इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए था, और इस चीज के लिए शर्मन जोशी बिल्कुल परफेक्ट थे। दोस्तों, राजकुमार हिरानी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि राजू रस्तोगी के कैरेक्टर को शर्मन जोशी इतने अच्छे तरीके से प्ले करते हैं, खासकर वे वाला सीन जब वह बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं। उसके बाद अस्पताल वाला जितना भी सीन था उसको शर्मन जोशी ने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था। दोस्तों, जब 3 इडियट्स मूवी रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इसने 200 करोड़ का बिजनेस किया था, जो कि आज तक के शर्मन जोशी के इतिहास में किसी भी फिल्म ने नहीं कमाया था। इस मूवी के सुपरहिट होने के बाद लोग यह समझ रहे थे कि शर्मन जोशी का करियर तो अब चल पड़ा, अब शर्मन जोशी तो सुपरस्टार ही बन जाएंगे। मगर दोस्तों, इस मूवी के रिलीज होने के बाद शर्मन जोशी के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। जहां वह लीड रोल की तलाश कर रहे थे, वहीं डायरेक्टर्स इनको साइड रोल के लिए एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट मान रहे थे। डायरेक्टर्स का यह कहना था कि आप लीड रोल के लिए नहीं बल्कि साइड रोल के लिए बने हुए हैं। जब भी आप साइड रोल करते हैं तो वह कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है, और इसी के बाद दोस्तों उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। शर्मन जोशी परेशान होकर तो बात पक्की और अल्लाह के बंदे जैसी मूवी में काम करते हैं। ये दोनों मूवी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप होती हैं। इसके बाद सन 2012 में फेरारी की सवारी करते हैं। ये मूवी ना फ्लॉप होती है ना हिट होती है। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म करती है। मगर इसके बाद आता है गोलमाल का सीजन 2। दोस्तों, जब गोलमाल का सीजन 2 की शूटिंग हो रही थी तब रोहित शेट्टी ने शर्मन जोशी को गोलमाल के सेट से हटा दिया। इन दोनों ने कभी पब्लिकली तो इस चीज के बारे में नहीं बताया कि शर्मन जोशी को गोलमाल की मूवी से क्यों निकाला गया, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि शर्मन जोशी की बदतमीजी की वजह से रोहित शेट्टी ने गोलमाल के सेट पर इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा था और गोलमाल मूवी से बाहर निकाल दिया था। मगर वहीं पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि गोलमाल 1 की इतनी ज्यादा सक्सेस होने की वजह से शर्मन जोशी ने अपना चार्ज बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से रोहित शेट्टी ने शर्मन जोशी को गोलमाल 2 मूवी से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, गोलमाल 2 मूवी में काम न करने की वजह से शर्मन जोशी के करियर पर बहुत ही बड़ा डेंट लग जाता है। दोस्तों, गोलमाल 2 मूवी जब रिलीज हुई तो इसने 200 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था, मगर अफसोस इस फिल्म में शर्मन जोशी काम नहीं कर पाए। दोस्तों, इसके बाद शर्मन जोशी की लगातार फिल्में फ्लॉप होने लगती हैं। गैंग ऑफ घोस्ट्स, सुपर नानी, हेट स्टोरी 3, 1920 लंदन, काशी, इन सर्च ऑफ गंगा, इतनी सारी लगातार फ्लॉप मूवीज देने के बाद दोस्तों शर्मन जोशी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वह कई सालों तक मीडिया में दिखाई भी नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब OTT कंटेंट का राइज होता है तब शर्मन जोशी डिसाइड करते हैं कि अब वह भी कमबैक करेंगे। इसके बाद इन्होंने बारिश, 2 बेवफा जैसे कई OTT कंटेंट में काम किया, मगर वह फिल्में भी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। जिसके बाद इन्होंने रीजनल थिएटर में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने पंजाबी फिल्म मेरा फौजी कॉलिंग, बाबुल, बैचलर जैसी फिल्मों में काम किया। ये मूवीज बहुत ही ज्यादा एवरेज परफॉर्म करती हैं। मगर दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस समय शर्मन जोशी कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, शर्मन जोशी अब बॉलीवुड को छोड़ चुके हैं। अब ये वापस वहीं पर जा चुके हैं जहां पर इन्होंने इन सारी चीजों की शुरुआत की थी। ये अब गुजराती थिएटर में ही काम करते हैं और वहीं पर अपने परिवार की वसीयत को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने हाल के दिनों में ही राजू रामू रमन नाम की थिएटर की, जो कि बहुत ही ज्यादा गुजराती थिएटर में पसंद की गई थी। नंबर 3, आपने उस कॉमेडियन को जरूर देखा होगा जो कौवा बिरयानी के नाम से मशहूर है। वैसे इनका असली नाम विजय राज है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन्होंने सिर्फ अपना उभरता करियर ही नहीं बल्कि अपना नाम भी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। आज हम आपको इस अभिनेता की जिंदगी के ऐसे 2 सच बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। यह सच सामने आते ही 2 बार इनका करियर तबाह होते होते बचा था। अभिनेता विजय राज के यह 2 सच बताने से पहले हम आपको इनकी दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं कि ये फिल्मों में किस तरह आए। विजय राज दिल्ली के रहने वाले हैं। 5 जून 1963 को दिल्ली में पैदा हुए। विजय राज बहुत ही साधारण परिवार से रहने वाले हैं। फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि यह फिल्मों में किस तरह पहुंच गए।
असल में इनका शौक ही इन्हें फिल्मी दुनिया तक खींच लाया। विजयराज पढ़ाई में बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन इन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था। तभी से इन्होंने सोच लिया था कि बड़ा होकर एक्टर ही बनना है, लेकिन कैसे बनना है ये इन्हें पता नहीं था। 12वीं पास करने के बाद इन्होंने दिल्ली के किरोड़ी मल कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए दाखिला ले लिया। कॉलेज का एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था। इनको अभिनय का शौक तो बचपन से ही था, बस और क्या था। इन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उसका हिस्सा बन गए। अब पढ़ाई पर ध्यान कम लगता और कॉलेज के थिएटर ग्रुप के साथ स्ट्रीट प्लेज और मंच के नाटक ज्यादा किया करते। विजय का करियर प्लान सिर्फ इतना था कि बस एक मशहूर आर्टिस्ट बन जाएं और थिएटर से खूब सारा पैसा कमाएं। इसी वजह से वह कई सालों तक थिएटर ही करते रहे, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। कॉलेज खत्म हुआ तो अब क्या किया जाए। दोस्तों ने कहा कि एनएसडी में ट्राई करो, अगर किस्मत अच्छी रही तो एडमिशन मिल जाएगा। अभिनेता बनने वाले हर एक युवक युवती का सपना होता है कि उन्हें एनएसडी में प्रवेश मिल जाए। विजयराज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए एग्जाम दिया और नसीब ने भी साथ दे दिया। उन्हें एडमिशन मिल गया। उनका तो मानो सपना ही पूरा हो गया और यहीं से उनके बॉलीवुड तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। विजय वहां खूब मेहनत कर रहे थे, नाटकों में जमकर हिस्सा ले रहे थे और उनकी कोशिश थी कि एक्टिंग का कोई भी गुण सीखना रह ना जाए। इसी बीच हुई एक घटना ने विजयराज का पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया हुआ। ये कि विजयराज एनएसडी के एक नाटक में हिस्सा लेकर अभिनय कर रहे थे। इत्तेफाक से इस नाटक को देखने के लिए एक प्रसिद्ध अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी वहां मौजूद थे। नसीर की नजर अचानक से विजयराज पर पड़ी, जो एक्टिंग कर रहे थे। क्या कमाल का हुनर! नसीर तो अभिनय की कला के जौहरी हैं। उनको इस एनएसडी के हीरे को पहचानने में जरा सी भी देर ना लगी। नाटक खत्म हुआ तो नसीरुद्दीन शाह विजय का इंतजार कर रहे थे और विजय को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, क्या गजब की एक्टिंग करते हो, मुंबई में आकर मुझसे मिलो। नसीरुद्दीन शाह का इतना कहना भी काफी था। 1998 या 1999 की बात होगी, जब आंखों में एक्टर बनने का सपना लिए विजयराज मुंबई पहुंच गए। ज्यादा पैसे तो थे नहीं, इसीलिए संघर्ष कर रहे एक और एक्टर के साथ एक छोटे से कमरे में रहने लगे। दोनों चाय बिस्किट के सहारे ही कई दिन बिता देते। वह दूसरा अभिनेता आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से मशहूर हो गया है। खैर, विजयराज पर आते हैं। विजयराज एक दिन नसीरुद्दीन शाह से मिलने पहुंचे। नसीरुद्दीन शाह किसी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। नसीर ने डायरेक्टर से बात की और इसी फिल्म में विजयराज को बदरू का एक छोटा सा किरदार दिलवा दिया। 1999 में रिलीज हुई भोपाल एक्सप्रेस फिल्म से अभिनेता ने पहली बार फिल्मी दुनिया में कदम रखा, मगर इससे उनकी कोई पहचान ना बन सकी। वैसे इससे पहले भी अभिनेता एक फिल्म जंगल में छोटा सा रोल कर चुके थे, जो उन्हें मनोज वाजपेयी ने दिलवाया था। मनोज और विजय साथ ही थिएटर किया करते थे, मगर पहले रिलीज हो गई भोपाल एक्सप्रेस और बाद में रिलीज हुई जंगल फिल्म। कहते हैं मेहनत करने वालों की किस्मत जरूर चमकती है। विजय भी चमके उस किरदार से जो उन्हें एक बार फिर नसीरुद्दीन शाह ने दिलवाया। डायरेक्टर मीरा नायर एक फिल्म बनाने जा रही थी। नसीरुद्दीन शाह उनकी फिल्म में आ चुके थे। इस फिल्म का एक बड़ा ही मजेदार किरदार था पर्वतलाल कन्हैया लाल दुबे का, जो शादियां करवा। मगर दोस्तों, क्या आपको इनके वो दो सच मालूम है जिनकी वजह से इनका उभरता हुआ करियर तबाह होते होते रह गया? पहली घटना साल 2005 की है। कौवा बिरयानी से मशहूर हुए विजयराज दीवाने हुए पागल फिल्म की शूटिंग के लिए अब्बू धाबी जा रहे थे। दुबई एयरपोर्ट पर जब इनके सामान की चेकिंग हुई तो दुबई पुलिस इसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि इनके बैग से 6 ग्राम नशीली चीज बरामद हुआ। इनको नशीली चीजों को रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और यह खबर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आग की तरफ फैल गई थी। लोग इनकी हरकत पर हैरान हो गए और इन्हें जेल में डाल दिया गया। मामला गड़बड़ा देख इंडियन एम्बेसी ने मदद की। विजय का यूरिन और ब्लड टेस्ट किया गया। किस्मत अच्छी थी, वह नेगेटिव आ गया। 9 दिनों तक जेल में रखने के बाद सबूतों के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया। बाद में विजय अपनी सफाई में बोले कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके बैग में यह ड्रग्स कहां से आया। शायद किसी ने उनको फंसाने के लिए उनके बैग में यह सामान रख दिया होगा। भले ही उनको वहां से क्लीन शीट मिल गई, लेकिन बॉलीवुड में उनकी खूब बदनामी हुई और इससे उनका फिल्मी करियर भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। मगर धमाल फिल्म में इनकी एक्टिंग ने इनका डूबता करियर बचा लिया था। दूसरी घटना तो और भी चौंकाने वाली है, जिसने इनका पूरा नाम खराब कर दिया। नवंबर 2020 की बात है। विद्या बालन की फिल्म शेरनी की शूटिंग चल रही थी। विजयराज भी इस फिल्म में थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शूटिंग के लिए पूरी टीम एक साथ आई हुई थी। अचानक 2 नवंबर को खबर आई
कि असिस्टेंट डायरेक्टर के शारीरिक शोषण के आरोप में विजय राज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। खबर आते ही हड़कंप मच गया। चारों ओर इनके ही नाम की चर्चा हुआ। यह था कि फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर ने विजय राज पर यह आरोप लगाए थे कि 25 से 29 अक्टूबर के बीच विजय राज ने कई बार उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। कभी कंधे पर हाथ लगाते तो कभी बाल छूने लगते, मगर 2 नवंबर को तो पूरी टीम के सामने ही उसका हाथ पकड़ लिया था। इसलिए गुस्साई लड़की ने सबके सामने विजय राज को खरी खोटी सुनाई थी। मामला बिगड़ते देख विजय राज ने सबके सामने माफी तो मांग ली थी, लेकिन लड़की का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने महिला शोषण के आरोप में इन पर FIR फाइल कर दी और इन्हें जेल भिजवा दिया। हालांकि अगले ही दिन उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन उनका करियर और नाम दोनों ही बर्बाद हो गए थे। फिल्म मेकर्स ने अगले ही दिन शेरनी फिल्म से उन्हें निकालने का फैसला कर लिया था। बदनामी से बचने के लिए दूसरी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने भी इन्हें अपनी अपनी फिल्मों से बाहर कर दिया। करियर तबाह होते देख विजय राज सामने आए थे और बोले थे कि मुझे फिल्मों से निकाला जा रहा है। कोई जानबूझकर किसी का करियर कैसे बर्बाद कर सकता है। उनका कहना था कि बिना जांच के ही मुझे दोषी बना दिया गया। हालांकि बाद में करोड़ों का घाटा होने के डर से फिल्म मेकर्स ने शेरनी फिल्म में उन्हें फिर से रख लिया था। वैसे इस घटना के बाद विजय राज ने खुद ही कहा था कि हो सकता है इस आरोप से वह निर्दोष साबित भी हो जाए, लेकिन जो बदनामी का ठप्पा एक बार लग जाता है वो जिंदगी भर नहीं मिटता। उनकी कही हुई यह बात कहीं ना कहीं सही भी लगती है। दोस्तों, आपने इस एक्टर को देखा जरूर होगा, मगर इसके साथ एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसकी वजह से इसका पूरा फिल्मी करियर बर्बाद हो गया। अगर आप जानना चाहते हैं उस हादसे के बारे में तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा। मगर दोस्तों, क्या आपको इनके वो 2 सच मालूम है जिनकी वजह से इनका उभरता हुआ करियर तबाह होते होते रह गया? पहली घटना साल 2005 की है। कौवा बिरयानी से मशहूर हुए विजय राज दीवाने हुए पागल फिल्म की शूटिंग के लिए अब्बू धाबी जा रहे थे। दुबई एयरपोर्ट पर जब इनके सामान की चेकिंग हुई तो दुबई पुलिस इसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि इनके बैग से 6 ग्राम नशीली चीज बरामद हुआ। इनको नशीली चीजों को रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और यह खबर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आग की तरफ फैल गई थी। लोग इनकी हरकत पर हैरान हो गए और इन्हें जेल में डाल दिया गया। मामला गड़बड़ा देख इंडियन एम्बेसी ने मदद की। विजय का यूरिन और ब्लड टेस्ट किया गया। किस्मत अच्छी थी, वह नेगेटिव आ गया। 9 दिनों तक जेल में रखने के बाद सबूतों के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया। बाद में विजय अपनी सफाई में बोले कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके बैग में यह ड्रग्स कहां से आया। शायद किसी ने उनको फंसाने के लिए उनके बैग में यह सामान रख दिया होगा। भले ही उनको वहां से क्लीन शीट मिल गई, लेकिन बॉलीवुड में उनकी खूब बदनामी हुई और इससे उनका फिल्मी करियर भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। मगर धमाल फिल्म में इनकी एक्टिंग ने इनका डूबता करियर बचा लिया था। दूसरी घटना तो और भी चौंकाने वाली है, जिसने इनका पूरा नाम खराब कर दिया। नवंबर 2020 की बात है। विद्या बालन की फिल्म शेरनी की शूटिंग चल रही थी। विजय राज भी इस फिल्म में थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शूटिंग के लिए पूरी टीम एक साथ आई हुई थी। अचानक 2 नवंबर को खबर आई कि असिस्टेंट डायरेक्टर के शारीरिक शोषण के आरोप में विजय राज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। खबर आते ही हड़कंप मच गया। चारों ओर इनके ही नाम की चर्चा हुआ। यह था कि फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर ने विजय राज पर यह आरोप लगाए थे कि 25 से 29 अक्टूबर के बीच विजय राज ने कई बार उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। कभी कंधे पर हाथ लगाते तो कभी बाल छूने लगते, मगर 2 नवंबर को तो पूरी टीम के सामने ही उसका हाथ पकड़ लिया था। इसलिए गुस्साई लड़की ने सबके सामने विजय राज को खरी खोटी सुनाई थी। मामला बिगड़ते देख विजय राज ने सबके सामने माफी तो मांग ली थी, लेकिन लड़की का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने महिला शोषण के आरोप में इन पर FIR फाइल कर दी और इन्हें जेल भिजवा दिया। हालांकि अगले ही दिन उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन उनका करियर और नाम दोनों ही बर्बाद हो गए थे। फिल्म मेकर्स ने अगले ही दिन शेरनी फिल्म से उन्हें निकालने का फैसला कर लिया था। बदनामी से बचने के लिए दूसरी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने भी इन्हें अपनी अपनी फिल्मों से बाहर कर दिया। करियर तबाह होते देख विजय राज सामने आए थे और बोले थे कि मुझे फिल्मों से निकाला जा रहा है। कोई जानबूझकर किसी का करियर कैसे बर्बाद कर सकता है। उनका कहना था कि बिना जांच के ही मुझे दोषी बना दिया गया। हालांकि बाद में करोड़ों का घाटा होने के डर से फिल्म मेकर्स ने शेरनी फिल्म में उन्हें फिर से रख लिया था। वैसे इस घटना के बाद विजय राज ने खुद ही कहा था कि हो सकता है इस आरोप से वह निर्दोष साबित भी हो जाए, लेकिन जो बदनामी का ठप्पा एक बार लग जाता है वो जिंदगी भर नहीं मिटता। उनकी कही हुई यह बात कहीं ना कहीं सही भी लगती है। दोस्तों,
ये तो हो गई इन तीनों एक्टर्स की कहानी, मगर दोस्तों आपने इन तीनों चाइल्ड एक्टर्स को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, मगर अब ये किसी भी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।